अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग यूनिट नंबर 18 स्टडी कर रहे थे न्यूक्लियर फिज़िक्स, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 18.7। आपकी बुक का पेज नंबर 257 है और ये हमारा सेकंड लास्ट जो है वो टॉपिक है हमारे चैप्टर का, और बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फिजन। ठीक है, इससे पहले हमने स्टूडेंट्स न्यूक्लियर फिशन जो है वो डिस्कस किया था। न्यूक्लियर फिशन में हमने, आपको याद होगा, मैं रिवाइज कर देती हूँ कि न्यूक्लियर फिशन में हमने ये कहा था कि हमारे पास क्या होता है कि जब एक जो है वो अनस्टेबल एटम होता है, ठीक है, एक अगर बहुत हैवियर हमारे पास एटम है, अगर हम क्या करें कि उसको कोई एनर्जी प्रोवाइड करें, लाइक हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन उस पर फॉल करवाएं, तो क्या होता है कि वो अनस्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से वो स्प्लिट हो जाता है टू फ्रैगमेंट्स में, जिसको फिशन फ्रैगमेंट्स बोला जाता है। फर्दर जो है वो टू न्यूक्लियाई में, इंटरमीडिएट साइज टू न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं फिशन रिएक्शन। ठीक है, फिशन रिएक्शंस हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें हमारे पास जो है वो एक बड़ा जो न्यूक्लियस है वो स्प्लिट हो जाता था टू इंटरमीडिएट साइज न्यूक्लियाई में। लेकिन ये जो स्टूडेंट न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है, ये जो फिजन रिएक्शन है, ये हमारे पास फिशन रिएक्शन के अपोजिट है। मतलब फिशन रिएक्शंस में ये हो रहा था कि हमारे पास एक जो एटम था वो स्प्लिट हो रहा था दो न्यूक्लियाई में, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये जो फ्यूजन रिएक्शन है, इसमें ये हो रहा है कि हमारे पास जो दो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, मतलब दो स्मॉल साइज़ के न्यूक्लियाई हैं, वो कंबाइन हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूजन का मतलब होता है फ्यूज़ मतलब होने का मतलब ये होता है कंबाइन होना। ठीक है, फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन होना। तो टू लाइटर जो न्यूक्लियाई होते हैं वो हमारे पास कंबाइन होते हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं। जिस तरह फिशन में ये था कि एक हैवी न्यूक्लियस स्प्लिट होकर टू लाइटर न्यूक्लियाई बना रहा था, लेकिन इसमें बिल्कुल उसका रिवर्स होगा। इसमें ये होगा कि टू लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई दे रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास देखिए न्यूक्लियर फिजन में स्टूडेंट्स क्या है, व्हेन टू लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस द प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, जब आपके पास स्टूडेंट्स क्या होगा कि टू लाइटर न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल आपके पास ये टू लाइटर न्यूक्लियाई है, ये कंबाइन होंगे आपस में और एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाएंगे, एक हैवियर न्यूक्लियाई बनाएंगे, जिसका साइज जो है वो क्या होगा, इंडिविजुअली अगर हम इन दोनों के साइज़ को देखें तो इनके मुकाबले में बड़ा होगा। ये बहुत छोटा साइज़ होगा, और इसका भी इंडिविजुअली अगर आप देखें तो बहुत छोटा साइज़ होगा, लेकिन ये जो इन दोनों की वजह से ये जो बड़ा न्यूक्लियाई बना है, ठीक है, इसका साइज़ जो है वो इन दोनों के इंडिविजुअली अगर देखें तो इनके मुकाबले में बड़ा है। ठीक है, तो हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं, दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बना रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, अब न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि ये जो हमारे पास ये जो बनता है, ये जो हमारे पास ये हैवी न्यूक्लियाई बन रहा है, देखें अगर हम इसके साइज़ को देखें, इसका जो मैस देखें, अगर हम इसका मैस देखें और इन दोनों के मैस को प्लस करें, ठीक है, इन दोनों के मैस को प्लस करें और इसके मैस को प्लस करें, तो ये जो हमारे पास ये वाला बना है, इसका मैस हमेशा इन दोनों के सम से कम होता है। ठीक है, इन दोनों को अगर आप सम करें तो इसके मैस, इन दोनों के सम के मैस से इसका जो मैस है ये कम होता है। तो अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ मैस अगर हम देखें कि हमारे पास मैस तो कंजर्व रहना चाहिए, मैस डिस्ट्रॉय तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे ये दो लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन जो बड़ा न्यूक्लियाई बन रहा है वो इन दोनों के सम से क्या है, कम है। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो सकता है, तो एक्चुअली स्टूडेंट्स वो जो अमाउंट होती है, वो जो मैस होता है, वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। ठीक है, बहुत फ्यूजन की रिएक्शन में स्टूडेंट्स हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है, और ये जो लॉस ऑफ मास है ये अपीयर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास है कि ये सेल्फ सस्टेनिंग फ्यूजन रिएक्शन है। मतलब सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब होता है कि ये खुद को क्या करता है, कंटिन्यू करता रहता है। ठीक है, सेल्फ सस्टेन का मतलब है कि खुद ही, मतलब हम इसको जो है वो एक्सटर्नली अगर हम इनको फ्यूजन रिएक्शन नहीं करवा रहे होते, ये खुद ही क्या करता रहता है, खुद को फर्दर फ्यूजन रिएक्शन जो है वो इससे होते रहते हैं। ठीक है, तो ये खुद ही अपने रिएक्शंस को क्या करता है, कंटिन्यू रखता है, तो इसलिए इसको बोला जाता है सेल्फ सस्टेनिंग जो है वो फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखें, प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल देखें, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन एटम है। देखिए हाइड्रोजन एटम में सिंपली हमारे पास एक प्रोटॉन होता है, ये कंबाइन हो रहा है दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम और ये हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, और हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन का सेकेंड आइसोटॉप मिल रहा है। ये H2 और 1 का मतलब है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम जो है वो हमारे पास जो हाइड्रोजन का ड्यूट्रॉन इसको बोलते हैं, हमारे पास जो हाइड्रोजन का सेकेंड जो है वो आइसोटॉप है। ठीक है, जिसमें हमारे पास मैस नंबर 2 होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1
होता है, इसमें प्रोटॉन 1 होता है और जो न्यूट्रॉन होता है वो भी 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, एक जो है वो आइसोटॉप हाइड्रोजन का मिल रहा है। अब स्टूडेंट्स आप ये देखें, सोचने की बात है कि ये भी प्रोटॉन ही है एक तरह से। देखें ये आपके पास ये जो हाइड्रोजन एटम है ये भी आपके पास प्रोटॉन पे कंसिस्ट करता है और ये भी प्रोटॉन पे कंसिस्ट करता है। अब दो प्रोटॉन्स को आपस में जब हम लाएंगे, एक पे भी पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा रिपलियन होगी। देखें पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज जब आपस में मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा रिपलियन होगी। अब इस रिपलियन को जब हम इस रिपलियन को ओवरकम करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब इन दो हाइड्रोजन एटम्स को आपस में मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। अब ये एनर्जी स्टूडेंट्स हम लोग अर्थ पे नहीं दे सकते, ठीक है। ये जो अर्थ पे इतनी ज़्यादा मतलब टेम्परेचर का होना कि इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है, अगर हम यहाँ पे जो है वो अर्थ पर अगर हम ये एनर्जी इनको प्रोवाइड करें तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए और वो टेम्परेचर जो है वो हम यहाँ पर अर्थ पे जो है वो टेम्परेचर प्रोड्यूस नहीं करवा सकते। तो इसलिए ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये जो है वो हमारे पास अर्थ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्रोटॉन और प्रोटॉन को आपस में करीब लाने के लिए ज़ाहिर सी बात है, प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे प्रोटॉन पे भी पॉजिटिव चार्ज है। इन दोनों पे जब पॉजिटिव चार्ज होगा, जब हम इन दोनों को करीब लाएंगे तो इन दोनों को करीब लाने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमारी अर्थ पे मौजूद नहीं है। इसलिए ये जो फ्यूजन रिएक्शन होता है या तो ये सन पे होता है या फिर स्टार्स वगैरह पे होता है, ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि अर्थ पे हम इनको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकते, ठीक है। तो इसलिए ये जो है वो हमारे पास ओनली पॉसिबल यहाँ पे लिखा हुआ है, बट द एनर्जी रिक्वायर्ड इज पॉसिबल ओनली इन द इन्वायरमेंट ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग सन, ठीक है। आपके पास ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, ये सन पर हो सकता है या फिर स्टार्स वगैरह पे हो सकते हैं, क्योंकि इतनी एनर्जी जो इस रिपलियन को ओवरकम करे ये हमारी अर्थ पे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल अगर हम देखें तो आपके पास यहाँ पे एक साइकिल आपको गिवन है, जिसमें देखें सेल्फ सस्टेनिंग का मतलब है कि ये खुद को फर्दर जो है वो क्या करता रहता है, मतलब जो खुद ही जो है वो आगे ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता रहता है, ठीक है। हमें इसको करवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखें दो प्रोटॉन्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ऑरेंज कलर का, ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ड्यूट्रॉन मिलेगा। ये देखें ये इस रिएक्शन से देखें ड्यूट्रॉन मिला है, ठीक है। ये ड्यूट्रॉन क्या करेगा, फर्दर किसी और प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। जब ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में क्या करेंगे, देखें ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन फर्दर, ये जो ड्यूट्रॉन है ये क्या करेगा, फर्दर किसी हाइड्रोजन एटम या फिर प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम को स्टूडेंट्स आप प्रोटॉन भी कह सकते हो, ये ड्यूट्रॉन फर्दर किसी हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट करेगा। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हमें एक हीलियम का आइसोटॉप मिलेगा, ठीक है। ये हीलियम का आइसोटॉप है। तो एज अ रिजल्ट हमें ये हीलियम का आइसोटॉप मिलेगा स्टूडेंट्स। ये हीलियम का आइसोटॉप फर्दर किसी और हीलियम के आइसोटॉप के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट हमें हीलियम न्यूक्लियाई मिलेगा, इसके साथ हमें दो प्रोटॉन्स मिलेंगे। ये दो प्रोटॉन्स फर्दर किसी और के साथ रिएक्ट करेंगे और ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये चलता रहेगा। आप यहाँ से इस फिगर से भी देखें, दो प्रोटॉन्स ने आपस में क्या किया, रिएक्ट किया, दो प्रोटॉन्स कंबाइन हुए, यहाँ पे फ्यूजन रिएक्शन हुआ। एज अ रिजल्ट हमें क्या मिला, ड्यूट्रॉन मिला। ड्यूट्रॉन ने क्या किया, फर्दर किसी प्रोटॉन के साथ जो है वो आके कंबाइन हो गया। एज अ रिजल्ट फ्यूजन रिएक्शन हुआ। यहाँ पे देखें गैमा रेज जो है वो इमिट आउट हो रही हैं और हमें देखें यहाँ पे गैमा रेज इमिट आउट हो रही हैं। सेकेंडली साथ में क्या बन रहा है, साथ में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे हीलियम का आइसोटॉप मिल रहा है। ये हीलियम का आइसोटॉप फर्दर किसी प्रोटॉन के साथ, देखें ये हीलियम का आइसोटॉप है और ये फर्दर किसी प्रोटॉन के साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा। एज अ रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे हीलियम एटम मिलेगा और साथ में दो प्रोटॉन्स मिलेंगे। ये दो प्रोटॉन्स फर्दर किसी और एटम के साथ जो है कंबाइन होंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, फ्यूजन रिएक्शन होगा, कुछ और एलिमेंट बनेगा, फिर ये क्या होंगे, आपस में कंबाइन होते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फ्यूजन रिएक्शन क्या होगा, एक चलता रहेगा और इसे कहते हैं प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल इसे बोलते हैं, या फिर प्रोटॉन प्रोटॉन चेन भी इसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास न्यूक्लियर फ्यूजन चेन है, जिसमें आपको स्टूडेंट्स यहाँ पर तक समझ आ गया क्या हुआ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम कंबाइन हुए, हमारे पास ये बना ड्यूट्रॉन बना, ड्यूट्रॉन ने फर्दर किसी हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हुआ, हीलियम का आइसोटॉप बना, हीलियम किसी और हीलियम एटम के आइसोटॉप के साथ कंबाइन हुआ, हमारे पास हीलियम न्यूक्लियाई बना, साथ में दो हाइड्रोजन प्रोटॉन रिलीज हुए, हाइड्रोजन प्रोटॉन्स रिलीज हुए, ये फर्दर किसी और के साथ रिएक्ट करेंगे और इसी तरह से हमारे पास ये जो फ्यूजन प्रोसेस है उसकी एक चेन जो है वो चलती रहेगी। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास फ्यूजन जो है वो हमारे पास
अलावा बस इतना सा ही टॉपिक था जिसमें हमने ये देखा कि दो लाइटर न्यूक्लियाई हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं और एक हैवी न्यूक्लियस बन रहा है, और हमने देखा कि हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा रिपलियन को ओवरकम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर है वो हम अर्थ पे नहीं दे सकते। ये सिर्फ सन पर या फिर स्टार्स पर हो सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हमने ये प्रोटॉन प्रोटॉन साइकिल भी देखा। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो आ जाता है बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब बैकग्राउंड रेडिएशंस हमारे पास क्या होते हैं स्टूडेंट? रेडिएशंस के बारे में तो हमने पढ़ा है कि हमारे ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं, देखिए ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल्स हैं ये क्या करते हैं? रेडिएशंस को इमिट करते रहते हैं, ठीक है। हमने इनके देखा कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा गैमा डिफरेंट जो है वो टाइप्स की रेडिएशन थी, जिनकी हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस किया। अब ये जो बैकग्राउंड रेडिएशन से स्टूडेंट्स देखें, हमारे जितने भी जो लिविंग क्रिएचर्स हैं, जितने हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं से रेडिएशंस आके फॉल कर रही होती हैं, ठीक है। सबसे पहले जो रेडिएशंस होती हैं देखें हमारी स्पेस पर से, ये जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसमें भी देखें कितनी रेडिएशंस मौजूद है। सेकेंडली हमारी देखें हमारी जो स्पेस है इसमें से भी हम पे बहुत ज़्यादा रेडिएशंस आके फॉल करी हैं। देखिए जिस तरह से आप यहाँ पर देखें तो ये जो फ्यूजन रिएक्शंस हो रहा है ये जो सन पे हो रहे हैं रिएक्शन, जो स्टार्स पर हो रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट देखें ये देखें यहाँ से आपके पास गैमा रेडिएशंस इमिट हो रही हैं, गैमा रेडिएशंस आपके पास इमिट हो रही हैं, बीटा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं। तो आपके पास आप जो स्पेस में जितने भी फ्यूजन रिएक्शंस हो रहे हैं, सन पर हो रहे हैं, स्टार्स पर हो रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है कि ये जो रेडिएशंस हैं ये आके हम पे फॉल कर रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे जो एटमॉस्फेयर है देखें हमारे इर्द गिर्द जो है वो कहीं रॉक्स में हमारी ज़मीन में कहीं ना कहीं पर रेडियो एक्टिव मटीरियल जो हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो रेडिएशंस हम पे जो है वो फॉल कर रही होती है। इसके अलावा हम लोग जो फूड लेते हैं उसमें भी हमारे पास रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की एक अमाउंट शामिल होती है, जिसकी वजह से वो रेडिएशंस हम पे फॉल कर रही होती हैं। तो ये जितनी भी रेडिएशंस हम पे फॉल कर रही होती है इनको बोला जाता है बैकग्राउंड रेडिएशंस। अब बैकग्राउंड रेडिएशंस में स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास कॉस्मिक रेडिएशंस आ रही हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कॉस्मिक रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो कि हमारे पास स्पेस से आ रही होती हैं, ठीक है। अब ये स्पेस से जो रेडिएशंस आ रही होती हैं ये जिस तरह फ्यूजन रिएक्शन होता है, ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शंस के रिजल्ट में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो इनर्जेटिक जो रेडिएशंस हैं वो जो है वो रिलीज़ होती हैं। तो वो रेडिएशंस आके हम पे फॉल कर रही होती हैं, और ये डिपेंड करता है कि हमारी हाइट कितनी है, मतलब इन चीज़ों पे एलिवेशन वगैरह पे, अर्थ से जितनी एलिवेशन पे हम इन चीज़ों पे या अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पे ये डिपेंड करते हैं। तो कॉस्मिक रेडिएशन स्टूडेंट वो रेडिएशंस होती हैं कि हमारे पास जो कि आ रही होती हैं स्पेस से आ रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट जो आता है टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस आ रही होती हैं। ये रेडिएशन जो हमारे पास देखें नेचर में मौजूद हैं। अब नेचर में देखें हमारे पास जिस तरह यूरेनियम, थोरियम, ये रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स हैं ये नेचर में मौजूद हैं, ठीक है, कहीं वेजिटेशंस में मौजूद हैं। देखिए हमारी ज़मीन में मौजूद हैं। हम अगर उस ज़मीन में सब्जियां उगा रहे हैं, वेजिटेबल्स जो है वो अगर उसी ज़मीन में उग रही हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उन वेजिटेबल्स में भी उन रेडियो एक्टिव मटीरियल्स की कुछ ना कुछ अमाउंट शामिल होगी। इसके अलावा हमारी देखें पानी में मतलब कहीं ना कहीं पे रेडियो एक्टिव मटीरियल्स शामिल हैं। तो ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल से जो रेडिएशंस इमिट हो रही है इनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस बोला जाता है। इसके अलावा इंटरनल रेडिएशंस क्या होती हैं? इंटरनल रेडिएशंस देखिए हमारे पास जिस तरह हमारी बॉडी में जो होती हैं, जैसे हमारी रेडियो एक्टिव पोटाशियम 40 है, कार्बन 14 है, लेड 220 है, ये हमारे आइसोटॉप्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक है। हम जब देयर बॉडीज फ्रॉम बर्थ, ठीक है, बर्थ से लेके हमारी बॉडी में ये शामिल होते हैं, इनको बोला जाता है इंटरनल रेडिएशन। तो आपके पास रेडिएशन की 3 टाइप्स होती हैं, एक जो स्पेस से आ रही होती है, एक जो नेचर में मौजूद है, जो मतलब मिट्टी में, पानी में, ठीक है, इन चीज़ों में मौजूद है, उनको बोला जाता है। एक हमारे पास जो है वो रेडिएशन है जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। अब इन रेडिएशंस की मतलब हैज़र्ड्स क्या हैं और इनसे सेफ्टी किस तरह से हो सकती है, मतलब इनसे हमें क्या क्या ख़तरा हो सकता है, क्या डेंजर्स हैं और हम इनसे किस तरह से ख़ुद को सेफ रख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो रेडिएशंस हैं ये आयोनाइजिंग मतलब आयोनाइजेशन कॉज करती हैं। हमने अल्फ़ा बीटा गैमा के रिजल्ट मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ को जब डिस्कस किया था तो हमने ये बोला था कि जो रेडिएशंस हैं ये आयोनाइजिंग मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये आयोनाइजेशन मतलब कॉज करती हैं। तो ये जो हमारे जो सेल्स होते हैं, देखें इन सेल्स में भी ये क्या करती हैं, आयोनाइजेशन कॉज करती हैं। हमारे सेल में आती हैं जब ये रेडिएशंस आके हमारी स्किन पे फॉल करती हैं या हमारी बॉडी के किसी भी हिस्से पे फॉल करती हैं, तो हमारे जो सेल्स हैं, ठीक है, हमारे जो लिविंग सेल्स हैं उनमें ये क्या करती हैं, आयनाइजेशन कॉज करती हैं, जिसके एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होता है कि डेथ ऑफ सेल हो सकती है, ठीक है, आपके सेल्स जो है वो डैमेज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट रेडिएशंस की देखें डिफरेंट तरह से हम लोगों को ये अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब
ये जो रेडिएशंस हम पे फॉल कर रही हैं, अब देखिए हमारे पास दो तरह से ये हमें अफेक्ट कर सकती हैं। एक शॉर्ट टर्म, मतलब शॉर्ट टर्म अफेक्ट कर सकती हैं, जो कि अपीयर होता है विद इन अ मैटर फॉर मिनट्स, ठीक है, और डेज और वीक्स। और कुछ जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म अफेक्ट होता है, जिस तरह से कुछ मतलब सालों में या सदियों में अफेक्ट होता है उसका, ठीक है। तो ये दो तरह से अफेक्ट करती हैं। सबसे पहले हम ये देते हैं शॉर्ट टर्म्स किस तरह से ये अफेक्ट करती हैं। तो हमारे पास देखें ये जो रेडिएशंस हैं, ये हमारे पास देखें ये ब्रीथिंग प्रोसेस भी, मतलब ब्रीथिंग प्रोसेस को भी ये जो है वो अफेक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो है ये हमारे टिश्यूज़ को डैमेज करती हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें इससे फीवर, मतलब वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, हमारे बाल वगैरह गिर सकते हैं, ठीक है। इवन कि बहुत ज़्यादा अगर रेडियो एक्टिव मटीरियल की, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा रेडिएशन हमारे ऊपर फॉल करी हैं तो हमारी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। अब ये जो रेडिएशंस हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर जो रेडिएशंस फॉल करी हैं वो कितनी स्क्वायर हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास शॉर्ट टर्म थे। लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो हमारे पास देखें लॉन्ग टर्म में इसका आ जाता है कि ये जो है वो हमारे पास देखें आइज़ को हमारी इफेक्ट करती हैं, हेयर लॉस हमारा आ जाता है, ठीक है, इसमें वगैरह। इसके अलावा हमारे पास ये जो रेडियो एक्टिव मटीरियल हैं ये जो है वो कैंसर भी कॉज करती हैं, जेनेटिक्स अफेक्ट्स भी इस पे, मतलब उनको भी ये अफेक्ट हो सकता है, ठीक है। हमारे जो टिश्यूज़ वगैरह हैं ये उनको भी डैमेज कर सकता है। तो इस तरह से हमारे पास जो रेडिएशंस हैं ये बहुत ज़्यादा जो है वो, अगर हम इनको बहुत ज़्यादा डायरेक्टली अगर रेडिएशंस हमारे ऊपर फॉल कर रही हैं तो उनके बहुत ज़्यादा जो है वो डेंजर्स हैं। इनसे हम बच किस तरह से सकते हैं, सेफ्टी किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले तो अगर कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है, मतलब लैब वगैरह में कोई रेडियो एक्टिव मटीरियल है, आपने उससे जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो रखना है, ठीक है। और देखना है कि आप खुद को जो है वो उससे बचाना है, और लैब कोट्स वगैरह यूज़ करने हैं, शूज़ और सेफ्टी ग्लासेस यूज़ करनी है। देखना है कि ये जो रेडिएशंस हैं ये आपकी आइज़ में डायरेक्टली जो है वो ना पड़े। और इसके अलावा आपने जो मटीरियल्स या कोई भी ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि यूज़ कर रहे हैं आप, जो है वो जो कि रेडियो एक्टिव मटीरियल्स वगैरह मतलब के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको लेबॉर्ट्री के अंदर लाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये जो आपके जितने भी रेडियो एक्टिव सोर्सेज हैं उनको आपने जो है वो मेंटेन करके रखना है, ठीक है, लेबॉर्ट्री के अंदर। तो ये था स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर था वो न्यूक्लियर फिजिक्स का, वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है। और हमने आज फ्रीएंड रिएक्शन पढ़ा, और ये था स्टूडेंट्स, ये आपके पास सारी की सारी थेरी है, आपका होमवर्क ये है कि आपने इन सबको पढ़ना है, ठीक है। सिंपल आपके पास ये जो है ये थेरी लिखी हुई है, इसको आप, मैंने जो जर्नल इसका कॉन्सेप्ट था वो आपको बता दिया, आपने इसको पढ़ना है।